बहुत बहुत नमस्कार क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और आज का यह जो वीडियो है इतना महत्वपूर्ण है क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि वो तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोस्ट वीवीआई प्रश्न रसायन का, ठीक है, केमिस्ट्री का। भाई केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बताऊंगा। और लिख के रख लो 10 से 15 क्वेश्चन में ना 7 से 8 क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। तो भाई इस वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूं पूरा हूबहू 8 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं। आपने कितनी भी प्रिपरेशन करी हो, कितनी भी तैयारी आप क्लास 12th में आपने करी हो, वो तो करी ही हो, लेकिन ये जो वीडियो है ना वो स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो मेरे को मत बोलना, क्योंकि आज के इस क्लास से 8 क्वेश्चन हूबहू उसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो भाई इस तरह का ना हम इंपॉर्टेंट वीडियो डेली आप तक लाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ना लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो तो आपको पसंद डेफिनेटली आने वाली है। जैसे ही आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पसंद आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। और ये आपको ना ये वीडियो बहुत मदद करने वाला है, बहुत अच्छा मार्क्स आप लेके आने वाले हो। इसी तरह से हम केमिस्ट्री का वीडियो बना रहे हैं, फिर फिजिक्स का बनाएंगे, फिर उसी तरह से बायोलॉजी का भी बनाएंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आइए अब हम बात नहीं करते हैं, अब आपको समझना है, पेन और कॉपी ले लेना है और लिखना चालू करना है और समझ समझ के सब कुछ देखते रहना है। आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। देख भाई मैं पहले आपको बता दिया हूं मोस्ट वीवीआई, यानी ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और जनरली मैं यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, मैं बता रहा हूं भाई, और इस बार भी आने का 100% चांस है। क्या है? मोलरता तथा मोललता को परिभाषित करे एग्जाम्पल के साथ। वैसे एग्जाम्पल अभी इसमें नहीं है, फार्मूला के साथ। मोलरता और मोललता भाई हर एक बोर्ड के एग्जाम में यह क्वेश्चन देखा जाता है। बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, उसके साथ साथ आप बात करो यूपी बोर्ड, हर एक बोर्ड में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं मोलरता क्या होता है। देखो भाई 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की जो संख्या है उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। मतलब समझो 1 बिलियन है और उस बिलियन में कोई विलय होगा, ठीक है, कोई 1 बिलियन है, उस बिलियन में विलय होगा। मान लो 1 लीटर बिलियन में किसी विलय का कितना मोल मौजूद है, उसी को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं मोलरता। एक बार और समझते हैं। आप खैर बार बार इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगी, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं। किसी बिलियन में, यानी बिलियन की बात करें, 1 लीटर बिलियन में, वैसे एक बात कर रहा हूं, वैसे यहां पर देख रहे हो ना, यहां पर लिखा हुआ है कि 1 लीटर बिलियन, लीटर तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 1 लीटर बिलियन में किसी विलय का कितना मोल घुला हुआ है या कितना मोल मौजूद है, उसी को हम मोलरता कहते हैं। बार बार लिखकर इसको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भाई, ठीक है। वही बात यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो इसे ना मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं, बड़ी एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से इसको सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और मोलरता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला से भी आप डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा ये जो फॉर्मूला दिया गया ना, इस फॉर्मूला से डेफिनेशन आप समझ सकते हैं भाई। देखिए ना, मोलरता बराबर क्या हुआ, विलय के मोल, कितने विलय के मोल बिलियन में घुले हुए हैं एक, और वैसे भी आपको लीटर में लेना पड़ेगा। वैसे फॉर्मूला मोलरता क्या होता है, मोलरता बराबर विलय के मोल बट्टा बिलियन का आयतन, और वो बिलियन का आयतन लीटर में लेना है कि कितने विलय के कितने मोल घुले हुए हैं 1 लीटर बिलियन में, उसी को मोलरता बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आइए तो समझ में आया कि किसी विलय का कितना मोल 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है, उसी को हम मोलरता बोलते हैं, जिसे कैपिटल एम से दिखाते हैं। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब उसी में एक और सवाल है कि मोललता क्या होता है। देखो मोलर रॉ लग रहा है और लॉ में अंतर है।
मोलरता और मोललता दोनों अलग चीज है। अब मोललता की बात कर रहे हैं। देखो मोललता क्या होता है, किसी बिलियन में 1 kg, देखो भाई केजी, यहां लीटर था ना, यहां लीटर की बात की जा रही थी और इसमें केजी की बात होगी, यही अंतर है, बाकी कुछ और अंतर नहीं है। ठीक है, किसी बिलियन में 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है उसी बिलियन की उस क्या बोल रहा हूं मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सर देखो, विलय के मोलों की संख्या बिलियन की मोललता कहलाती है। आओ फिर से इसको समझते हैं। ऐसा हो गया चलो भाई, हो जाता है जल्दबाजी में, ऐसा हो जाता है, क्या करोगे। देखो किसी बिलियन में ना, कोई बिलियन है और वो 1 kg विलायक उसमें अगर उपस्थित है, क्या बोला, किसी बिलियन में 1 kg विलायक में, यानी कोई भी बिलियन है, कोई भी बिलियन है, ठीक है, हाँ कोई बिलियन है, उसमें 1 kg अगर विलायक घुला हुआ है, यानी 1 kg विलायक है, तो उस 1 kg विलायक में विलय के जो मोल होंगे ना, उस बिलियन में जो विलय के मोल होंगे उसी को बिलियन की मोललता कहते हैं। दोनों में अंतर है। इसमें भाई 1 kg विलायक की बात की जा रही है और इसमें 1 लीटर बिलियन की बात की जा रही है। आओ फिर से एक बार और समझ ले, लास्ट बात देखो किसी बिलियन में, देखो एक बिलियन किस चीज से बनता है, विलय से और विलायक से बनता है। कोई एक बिलियन जो है, भाई पहले बता दूं, कोई एक बिलियन जो है कैसे बनता है, बिलियन कैसे बनता है, विलय से और प्लस विलायक से, ये तो आपको पता होगा। सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये तो आपको पता होगा। तो बोला जा रहा है कि किसी बिलियन में, कोई एक बिलियन है, उसमें 1 kg विलायक अगर उपस्थित है तो उसमें विलय का जो मोल होगा ना उस बिलियन में, उसी को मोललता बोलते हैं, मोललता, जिसको हम मोलैलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, अब देखो इस मोललता को ना कैपिटल एम से दिखाते हैं। मोललता को कैपिटल एम नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया, मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम से तो मोलरता को दिखाते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं, सॉरी बार बार वही गलती बोल रहा हूं, सॉरी स्मॉल एम से इसको सूचित करते हैं, कैपिटल एम से मोलरता को और स्मॉल एम से मोललता को, कैपिटल एम से मोलरता को और स्मॉल एम से मोललता को। और मोललता का देखो फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एम बराबर विलय के मोल बट्टा विलायक का भार, विलायक का भार किसमें, केजी में, केजी में लेना है, केजी में लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये क्वेश्चन 100% भाई बता रहा हूं, ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, इसको याद कर लीजिए। और अगर इसको आप नोट करना चाहते हो तो मैं साइड हो लेता हूं, इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। यूपी बोर्ड में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बिहार बोर्ड में भी 1-2 बार पूछा गया, और भी अदर स्टेट बोर्ड की बात करें उसमें भी 1-2 बार पूछा गया है, लेकिन यूपी बोर्ड में तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन तो 100% आएगा। क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन 100% आएगा, लिख के रख लो। आओ तो इस बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से। तो अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। यूरिया का ये एक न्यूमेरिकल है जो कि बिलियन चैप्टर से आ रहा है ना। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। हाँ भाई समझ गए, बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात करे, यानी मोल फ्रैक्शन कह रहा है ना, यही मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। आइए देखते हैं, धैर्य से बनाइए, एकदम बढ़िया से बनेगा। देखिए यूरिया जो होता है ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH4N2, ऐसा, जिसको यूरिया को ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, क्या लिख दूं भाई, NH2CO NH2, NH2CO NH2, ऐसे भी लिख सकते हैं यूरिया को ना। मिला के देख लो, अगर गलती है तो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4, ठीक है, और C है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ गया, अल्लाह भैया, ऑक्सीजन भी होगा N2O, शायद ऐसे होगा ना, आई थिंक। मैं एक बार देख लूँ जरा, हाँ एकदम सही है, बिल्कुल ठीक है, CH4N2O, ये हमारा यूरिया हो गया, या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तरीके होते हैं लिखने के लिए, तो मैं छोटा में लिखूंगा ऐसे, CH4N2O, ये यूरिया होता है, ठीक है। अब देखो भाई,
आपको क्या कह रहा है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। हाँ, भारानुसार 6% है, तो बिलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभज ज्ञात करना है। तो देखो भाई, 1 बिलियन होगा, मान लो ये हमारा क्या है, ये कंटेनर है, इसमें 1 बिलियन भरा हुआ है, यानी 1 बिलियन है। बिलियन आपको पता है किस चीज से मिलकर बनता है, आपको अभी जस्ट बताया। बिलियन जो है आपको पता होना चाहिए, बिलियन जो है विलय प्लस विलायक दोनों से मिलकर बना होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो ये 1 बिलियन है, बिलियन का पूरा भार तो 100% होगा, यह बात तो आपको पता होना चाहिए। तो इस बिलियन में आपको जो यूरिया है, यूरिया भी मौजूद है, ये बड़ा यूरिया है, ये यूरिया जो है ये भारानुसार इस बिलियन का 6% है। ठीक है, इस यूरिया में लिख देता हूं, यहां पे क्या लिखा था, CH4N2O। यूरिया जो है भारानुसार 6% है, और पूरा टोटल जो बिलियन है वो कितना है, देखो भाई, बिलियन जो है पूरा 100% है, और विलय का जो भार है वो 6% है। तो आप विलायक का पता कर सकते हो ना, भार कितना होगा। आओ, तो विलायक का भार कितना होगा, विलायक बराबर क्या होगा, 100% में से 6% को माइनस कर दो, तो विलायक का भार कितना होगा, विलायक का भार इस बिलियन में कितना होगा, 94%। तो ये याद रखिएगा, अभी काम में आने वाला है, पहले ही मैं करवा दिया। तो पहले तो आपको क्या करना है, मोल प्रभज निकालने के लिए सबसे पहले आपको मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो पहले यूरिया का मोल निकाल लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो यूरिया है, यहां पर जो आपको यूरिया दिख रहा है, यूरिया, ये आपको विलय है। क्या है, ये विलय है। ठीक है, और विलय को आपको पता होना चाहिए, विलय का अगर हम मोल निकाल रहे हैं तो विलय का जो मोल होता है वो NB से हम दिखाते हैं, NB। और जो विलायक का मोल होता है, विलायक का मोल अगर हम दिखा रहे हैं तो वो Na से दिखाते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे मैं वैसा ही काम करने वाला हूं। तो देखो, हमको क्या करना है, हमको मोल निकालना है, किसका मोल, अभी हमको निकालना है विलय का, यानी NB हमको निकालना है, यूरिया का निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। मोल निकालना है किसका, CH4N2O का। ठीक है, तो देखो, मोल अगर निकालना है तो मोल कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। मोल कैसे निकालते हैं, आपको पता है, नहीं पता, अरे भाई 11th में आपने क्या पढ़ा। देखो, मोल निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान। देखो भैया, यहां पर आणविक द्रव्यमान की वैल्यू आपको दी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आणविक द्रव्यमान आपको दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल अगर आप CH4N2O का, यानी यूरिया का अगर आप मोल निकालना चाहते हो, तो यूरिया का जो द्रव्यमान है वो दिया होना चाहिए। जो आप कहोगे भैया तो यहां तो दिया ही नहीं है, लेकिन भाई 6% दिया तो है, भारानुसार 6% है। तो आपको बताया, भारानुसार अगर 6% है तो हम, अगर पूरा बिलियन का जो भार है वो 100% है, अगर हम इसको 100 ग्राम मान लेंगे तो कोई दिक्कत है। 100 ग्राम अगर पूरा बिलियन है तो ये हमारा 6%, 6 ग्राम बन जाएगा। बोलो भाई, आसान है। हाँ, तो दिया गया द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। और आणविक द्रव्यमान किसका, कर लो, आणविक द्रव्यमान अगर नहीं निकालना जानते हो तो यूरिया का निकाल सकते हो आप, CH4N2O। वैसे दिया रहता है आपको 12 + 1 × 4 प्लस नाइट्रोजन का होता है 1 का 14, तो गुने 2 प्लस में 16। ये टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू आएगी 60 लगभग में। ठीक है, 60 ग्राम, 60 ग्राम। ये कटेगा तो 1 और ये 10, 1/10 जो कि आपको वैल्यू देगा 0.1। मोल कितना आ गया, यूरिया का मोल कितना आया, 0.1। याद रखिएगा। अब हम मोल निकाल रहे हैं किसका, अब हम मोल निकाल रहे हैं विलायक का। जल का भी आपको कह रहा है मोल निकालने के लिए। यूरिया का हमने मोल निकाल लिया, अब जल का मोल निकाल रहे हैं। मोल अब निकाल रहे हैं जल का, H2O का मोल हम निकाल रहे हैं। तो वही फॉर्मूला वही है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा में आणविक द्रव्यमान, देखो भाई वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जानकारी पूरा मिलेगी अच्छे से। आणविक द्रव्यमान, आओ कैलकुलेट करते हैं। दिया गया द्रव्यमान कितना है,
अगर नहीं जानते, वैसे तो यहां पर विलायक जल ही होगा, 94 लिख सकते हो आप, 94% है तो 94 ग्राम हो जाएगा, 94 ग्राम। बट्टा में आपको आणविक द्रव्यमान जल का कितना होता है, तो देखो जल का आणविक द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 परमाणु है तो गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम। तो यहां पे मैं लिखूंगा 18, 18 × 90 5.2 वैल्यू आएगी, कितना आ गई 5.2। देखो यहां पर यूरिया का मोल आ गया, जल का मोल आ गया, कोई दिक्कत, मोल की कोई यूनिट नहीं होती है इसीलिए, क्योंकि देखो यहां भी ग्राम था, ग्राम से ग्राम कट गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आओ देखो अब मोल प्रभाज निकालना है। अब यह मोल प्रभाज निकालते हैं, मोल प्रभाज को एक्स से या काई से दिखाते हैं हम लोग। तो मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं, पहले हम यूरिया का निकालते हैं, एक्स ए नहीं एक्स, चलो पहले ए का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो या बी का ही निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मन। तो बी बोले तो बी से अभी हम आपको बताए थे किसको दिखाते हैं, बी से विलय को दिखाते हैं, यानी विलय कौन होगा यूरिया। तो डायरेक्ट यूरिया का क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, तो एक्स भी बराबर हो जाएगा मोल यूरिया का बट्टा मोल यूरिया का और मोल जल का, यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है भाई। तो काई बी यानी एक्स बी बराबर मोल किसका, बी बोले तो यूरिया और ए बोले तो जल, तो बी यूरिया का मोल कितना है 0.1 बट्टा में, फिर बी यूरिया का 0.1 ही, प्लस में मोल किसका जल का 5.2, कितना आया भाई 0.1 बट्टा में 5.3, ये पॉइंट उड़ेगा, ये पॉइंट उड़ेगा, 1/53, तो 1/53 इसको आप काटोगे तो लगभग में वैल्यू 0.018 आएगी। ये आ गया मोल प्रभाज किसका, जल का। ये मोल प्रभाज जल का नहीं भाई, जल का नहीं, किसका, ये मोल प्रभाज यूरिया का आया। अब एक फार्मूला आपको पता होगा क्या, काई प्लस काई बी या एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, और आपको पता है किसकी वैल्यू, आपको पता है एक्स बी की वैल्यू, कितना है एक्स बी की वैल्यू 0.018 बराबर 1, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, एक्स से आपको निकालना है, तो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.018, तो एक्स से यहां से आपको पता चल जाएगा कितना आएगा, देख लो ना करके 1.00 है ना 0, इसमें से आप माइनस कर रहे हो 0.018, तो 8 में से 1 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 8 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, सॉरी, और यहाँ पे 10 9 9 9 9 9 0.982 यहाँ पर मोल प्रभाज हो जाएगा जल का। देखो निकल गया, मैं लिख देता हूं, मोल प्रभाज किसका, यूरिया का, कितना आया भाई 0.018, और एक्स किसका जल का, कितना आया मोल प्रभाज जल का, वो आया 0.982। देखो ये दोनों को जोड़ के देखो 1 आएगा, एकदम फिक्स है। तो ये जो सवाल है ना वो इसी तरह से सॉल्व होगा। आइए इसको नोट कर लीजिए, मोल प्रभाज यूरिया और जल का बोल रहा था, हमने निकाल के रख दिया, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो एक और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यह भी मोस्ट वीवीआई है, यह भी क्या है भाई, यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है हर एक बोर्ड के एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसीमोलर यूरिया विलयन का परासरण दाब, देखिए परासरण दाब निकालना आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो परासरण दाब आपको ज्ञात करने को बोलेगा, जहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बराबर 0.082 दिया गया यहां पर वैल्यू। आइए अब यहां पर देखिए क्या क्या आपको टर्म दे रखा है, पहले ये देख लीजिए, आपको तापमान दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस तापमान को आपको बदलना पड़ेगा केल्विन में, तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 केल्विन होता है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया 73 300 केल्विन हो गया, यार टेम्परेचर 300 केल्विन आपको निकल गया।
उसके बाद n/v, देखो डेसीमोलर बोला है ना, तो n/v की जो वैल्यू होगी वो 1/10 होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको r की वैल्यू दे रखी है, देखो r है ना, वो r 0.082 दे रखा है। अब परासरण दाब आपको निकालना है, यानी P निकालना है आपको। P क्या होगा, आपको फॉर्मूला पता होगा, PV = nRT होता है। आपको निकालना P ही है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये V इधर आ जाएगा, n/VRT, ठीक है। चार्जर इधर है, एक मिनट। अब देखो यहां पर क्या है, P = n/VRT, तो P बराबर क्या हो जाएगा, n और n/v की वैल्यू कितनी है, 1/10, और R कितना है 0.082, और टेम्परेचर तापमान कितना है 27 डिग्री और प्लस 273 केल्विन, इसको जोड़ने पर कितना आया था 300 केल्विन, ठीक है। और ये देखो 27 डिग्री सेल्सियस था ना, इसको केल्विन में आपको बदलने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लो, बाकी तो सब कुछ क्लियर है ना, ये यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे ये देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो P बराबर परासरण दाब कितना आ जाएगा 0.082 गुने 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आप ये भी कर सकते हो 0.82 गुने 3 कर दोगे, है ना, 0 हटाने के लिए। तो परासरण दाब यहां से निकल जाएगा 2.46 लगभग में, ध्यान से देख लेना, इतना वायुमंडलीय दबाव आप देख लेना, इतना वायुमंडलीय दाब रहेगा 2.46, इसको नोट करिए। ये देखिए सवाल बन गया। अब इसी तरह से सवाल पूछेगा, वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होगा, क्वेश्चन यही पूछेगा, बस सिमिलर। तो बार बार इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम पूरा क्वेश्चन आपको बना लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, नोट करिए जल्दी से, फटाक से नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और यह भी एमवीवीआई क्वेश्चन। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्या है, कोलराउस का नियम क्या है भाई। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, लिख के रख लो और इसको बढ़िया से याद कर ही लो भाई, मैं बता रहा हूं, एमवीवीआई क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। योग यानी दोनों का जो मोलर चालकता होगा ना, उसके योग के बराबर होगा। देखो लैम्डा इनफाइनाइट से मोलर चालकता HCl का बता रहा है, तो वो किसके योग के बराबर होगा, लैम्डा अनंत, ये धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया, इसके ये देखो धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। इन दोनों का जो मोलर चालकता है ना, इसके योग के बराबर ये हमारा होगा। यही जो है कोलराउस का नियम है। ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इस पर अगर न्यूमेरिकल आ गया तो ये फार्मूला बना के डायरेक्ट आप मार सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है, 2 नंबर में पूछता है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो क्लास 10th में भी पढ़ना था, 10वां में है, याद आया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है भाई, हम लोग जानते हैं, देखो होता क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने स्थिर तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी जो ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके जलीय विलयन से या उसके लवणीय विलयन से बाहर कर देता है, ठीक है। यही था भैया, ये तो विस्थापन अभिक्रिया जो 10th में पढ़ना था, वही बात यहां पे दिया हुआ है। तो होता क्या है कि देखो यहां पर ये देखो AgNO3 है, ये है कॉपर, ठीक है, ये क्या है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये जो है ना इसको हटा देता है, इसके जगह से बाहर कर देता है और बना देता है कॉपर नाइट्रेट। क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट। और इसी का जो है ना भैया, है ना, देख रहे हो, छड़ डालने पर नीला क्यों हो जाता है कि कॉपर नाइट्रेट का जो रंग है वो नीला ही होता है। तो यहां पर क्या होता है कि Cu2+
और NO3 माइनस आयन बनता है, जिसके वजह से ही ये जो आपको जो कॉपर दिख रहा होता है, यानी आपको जो सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है, उसमें जैसे ही कॉपर की छड़ डालोगे तो ये दोनों आयन बनने के कारण भाई होता क्या है कि ये कॉपर जो है ना खट सवर यहां पर Ag को विस्थापित कर देता है। यहां पर आप देख रहे हो ये अलग चला गया और तब जो है कॉपर नाइट्रेट बनता है और इसी का रंग होता है नीला, जिसके वजह से यहां पर ये सारी रिएक्शंस होती है। आपको सीधा समझना है कि जो अभिक्रियाशील श्रेणी होती है उसमें अभिक्रियाशील श्रेणी में कॉपर थोड़ा ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और Ag जो सिल्वर होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है। तो ये सिल्वर जो है ना, इसको ये कॉपर जो है सिल्वर को उसके घर से बाहर निकाल देता है और बना देता है कॉपर नाइट्रेट, और इस कॉपर नाइट्रेट का रंग ही होता है नीला, इसीलिए ये नीला रंग का हो जाता है। यही था क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, आप ध्यान से कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट करिएगा जल्दी से, एकदम बढ़िया से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं, समझे, इसीलिए। तो नोट करिए भाई, है ना, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को, उनका भी भला हो जाए भाई। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रात में लाइट कट गई थी, जिसके वजह से मैं अभी शूट कर रहा हूं अगला वीडियो, यानी छठा जो है, अगला वीडियो नहीं एक ही वीडियो कर रहा हूं, रात में थोड़ा लाइट कट गई थी। तो छठा क्वेश्चन से मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, और मोस्ट VVI क्वेश्चन, बार बार मैं क्या लिखूं समझ लो, जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं सारा मोस्ट VVI है, बढ़िया से लिख लीजिएगा जैसे लिखे हुए हैं और बढ़िया से याद करिएगा। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, SI मात्रक भी लिखिए। देखिए, विशिष्ट चालकता को इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या होता है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युक्त कर्म को हम उस चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी देखो, इसे तो कप्पा से दिखा दिए, के जो है ना कप्पा से इसको सूचित करते हैं, और जो विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर क्या होता है 1/ρ, इसको रो बढ़ते हैं रो, ठीक है। इसी का रो का क्या कर दिया, रो का व्युक्त कर्म कर दिया, ठीक है, यही विशिष्ट चालकता कहलाता है। अब सुनो, इसकी SI यूनिट जो होती है सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स होती है। अब कभी कभी आ जाएगा कैसे हुआ, तो आओ देखते हैं। देखो कप्पा बराबर क्या है, यहां पर कप्पा बराबर 1/ρ है, ठीक है। तो यहां पर आपको पता होगा रो की वैल्यू क्या होती है। देखो हम लोग एक बात पढ़े हैं, R = ρL/एरिया होता है ना, तो रो को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, रो को आप इधर ले आओ तो R × A/L हो जाएगा, है ना, ये ऊपर और ये नीचे जाती है। अब रो की वैल्यू आ गई, पुट कर दो तो K = हो जाएगा, यानी K नहीं बोलेंगे कप्पा बोलेंगे, तो 1/ρ की वैल्यू ये डाल दो इस पे, है ना, R × A/L, है ना, यही होगी। चलिए अब आगे कर दो, वैसे आप कर लेना, मैं कर देता हूं, आप कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 1/L, तो ऊपर चला गया कूद के यहां, तो L 1 × L, कोई प्रॉब्लम नहीं। और R की जो होती है यूनिट वो ओम होती है, रेजिस्टेंस, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं यहां पर, और यहां लेंथ के जगह पे भी सेंटीमीटर लिख सकता हूं। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा 1/Ω × सेंटीमीटर। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स लिख दो, तो ऐसा ही होगा यूनिट, है ना। तो इसको आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, यही होती है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ रहा है, विद्युत रसायन से। क्या है, Zn से Zn2 पॉजिटिव 1m और Ca2 पॉजिटिव से CO, CO होगा भाई, CO, Ca नहीं होगा, CO होगा, 2 पॉजिटिव से CO, इसका भी 1 मोलर दे रखा है। और सेल EMF ज्ञात करना है आपको, जबकि इस सेल के लिए आपको E0 का जो वैल्यू है वो दे रखा है Zn2 पॉजिटिव से Zn। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ है, सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते हैं। Zn2 पॉजिटिव से Zn हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां पर रिडक्शन होगा, सिंपल सी बात है, अवकरण होगा हिंदी में बोले तो। और यहां भी क्या हो रहा है Zn2 पॉजिटिव से Zn, अरे भाई ओड़े भाई ओड़े भाई ओड़े भाई, हाँ ठीक तो है। और यहां पर Zn2 पॉजिटिव से, एक बार क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार मैं देख लूं जरा, ठीक है। अब देखिए सेल EMF ज्ञात करना है,
और जबकि इस सेल के लिए मान जो है ई नॉट Zn2 पॉजिटिव से Zn और इधर तथा CO2 पॉजिटिव से CO, ऐसा नहीं होगा, यहाँ Zn से Zn2 पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और इधर CO2 पॉजिटिव से CO के लिए क्रमशः जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट तथा +0.28 वोल्ट दे रखी है। आइए आपको EMF ज्ञात करना है, ई नॉट सेल ज्ञात करना है। तो देखो भाई, आपको पता होना चाहिए ई नॉट जो सेल होता है वो क्या होता है। ई नॉट सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड के बराबर होता है। आइए पहले सेल अभिक्रिया लिखते हैं। सेल अभिक्रिया क्या होगा? सेल अभिक्रिया क्या हुआ? देखो यहां Zn है, क्या बता रहा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव है और ठीक है Zn लिख दूंगा, और इधर CO2 पॉजिटिव से CO, तो यहां पर CO2 पॉजिटिव क्या दे रखा है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना तो Zn2 पॉजिटिव और प्लस में CO2 पॉजिटिव से CO बना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा CO। देखो भाई, आपको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कहां पर अवकरण हो रहा है, कहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो Zn है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना, क्या हुआ बताओ? इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, गेन हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। और यहां देखो CO2 पॉजिटिव से CO बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन किया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या किया? प्राप्त किया है। तो यहां पर क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, यहां इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति अगर हो जाए तो क्या कहलाता है? अवकरण। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। सेल रिएक्शन यही था। चलिए भाई, और जो इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये आपको कैथोड की वैल्यू होती है और निगेटिव एनोड की वैल्यू होती है, याद रखिएगा। आइए, ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा? और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अवकरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ई नॉट कैथोड के लिए क्या है? प्लस में 0.28 वोल्ट माइनस। ई नॉट एनोड के लिए क्या है? वो ये रहा माइनस वाली वैल्यू है ना, माइनस में 0.76 वोल्ट। चलिए आइए, ई नॉट सेल क्या होगा यहां से पता चल जाएगा। ये प्लस 0.28 वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, तो यहां से आपको ई नॉट सेल कितना आएगा? यहां से ई नॉट जो सेल है वो कितना आएगा देख लो भाई, वही हमारी वैल्यू होगी। देखो 8 6 14, 4 हाथ में 1 हो गया, 1 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1, तो 1.04 वोल्ट, वो भी प्लस में। ठीक है, ई नॉट सेल इतना होगा। ईएमएफ निकल के आ गया आपको। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यही ऐसे ही बनेगा भाई। नोट करिए फटाफट, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, लिगेंड क्या है समझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ेंगे वह आणविक अवस्था, आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है। ठीक है, तो उसी को लिगेंड कहते हैं। ऐसे में तो समझ नहीं आता है, देखो ध्यान से हम समझाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा दिया हुआ है K4FeCN6। तो देखो ये केंद्रीय, आपको ये केंद्रीय धातु दिख रही है, क्या है भैया? यह केंद्रीय धातु। और इस केंद्रीय, वैसे तो ये आयन है, ठीक है, तो केंद्रीय से यहां पर आयन से ये डायरेक्टली क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो ये है केंद्रीय आयन, और ये है भैया, ये देख रहे हो CN निगेटिव। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है लिगेंड, जो सेंट्रल एटम से या सेंट्रल आयन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग लिगेंड। तो ये CN निगेटिव, यहां लिखा भी है CN निगेटिव आयन लिगेंड है, जो एक संकर में केंद्रीय आयन Fe2 पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। यानी Fe जो है ये सेंट्रल आयन है और इसी से डायरेक्टली यहां पर ये जुड़ा रहता है, इसी को लिगेंड बोलते हैं।
खोपड़ी में गया भाई, टेंशन नहीं है। हाँ, जैसे यहां देखिए ना, ये NH3 भी एक उदासीन लिगेंड हो गया यहां पर, ठीक है। हाँ, तो यहां पर तो फिलहाल में ऑक्सीकरण पूछ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो आइए कॉपर का हम लोग को निकालते हैं। ये हो गया भाई, लिगेंड यही है जो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से या सेंट्रल आयन से डायरेक्टली जुड़ा रहता है, ठीक है, उसी को लिगेंड बोलते हैं। यहां पे देखो ना, CuNH3 का होल 4 और SO4 में आपको कॉपर का ये इसका ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। आइए करते हैं। आपको पता होना चाहिए SO4 का जो SO4 माइनस का या SO4 का जो आपको वो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2 होता है, ये आपको जानना चाहिए। और यहां पर NH3 जो है ना उदासीन लिगेंड है, तो इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब कर दो, कॉपर का निकालना है तो इसको X मान लो, कॉपर को निकालना है X मान लो, ठीक है, प्लस में, ठीक है। ये पूरा का 0 होता है, 0 और है कितना 4 है इंटू 4, ठीक है। और फिर प्लस में आगे देखो SO4 का कितना होता है आपको पता होना चाहिए, -2 होता है, तो यहां पर प्लस नहीं लगेगा, -2 लगेगा। तो SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो मैं लिखूंगा -2 और टोटल मिला के क्या हो जाएगा 0। तो आइए करते हैं भाई, क्या हो जाएगा। तो यहां पर X और यहां पर ये 0 हो जाएगा और ये -2 = 0, यहां से X = इधर हो जाएगा तो +2। तो यहां पर कॉपर का जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या हो जाएगा +2, ऑक्सीकरण संख्या +2। डायरेक्ट ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्राइक्लोरोमेथेन को गहरी रंगीन बोतलों में संग्रहित करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों करते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन को भाई क्या क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, जो सुंघा के बेहोश कर देता है। तो देखो ट्राइक्लोरोमीथेन या उसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ना अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस का निर्माण कर देता है, और वो गैस बहुत ही खतरनाक होती है, विषैली गैस होती है। तो भाई वो सूंघेगा तो आदमी को बीमारी कर देगा ना, बीमारी पैदा करता है। तो ये फॉस्फीन गैस COCl2 बना देता है वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। वो क्या होती है ना, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत हो जाती है और जिसके वजह से फॉस्फीन गैस का निर्माण करती है, जिसके वजह से ये बहुत ही विषैली गैस होती है। ये देखिए रिएक्शन है, यही है क्लोरोफॉर्म, ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया प्रकाश की उपस्थिति में और ये फॉस्फीन गैस का निर्माण करती है। और ये प्रकाश भाई सबसे बड़ा फैक्टर है, प्रकाश नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, इसीलिए गहरा रंग का बोतल में रखा जाता है ताकि प्रकाश उसके अंदर नहीं जाए और अभिक्रिया नहीं हो। तो ये प्रकाश एकदम जरूरी है, प्रकाश के साथ वायुमंडलीय ऑक्सीजन रहेगा और ये क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करके फॉस्फीन गैस का निर्माण करता है जो बहुत ही विषैला होता है, और प्लस में HCl भी निकलता है। लेकिन ये फॉस्फीन गैस बहुत विषैला होता है, इसीलिए रंगीन गहरी बोतलों में संरक्षित करके रखते हैं ताकि प्रकाश उसके अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करना है तो करिए जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसको तो करना ही करना है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया, मोस्ट में भी आए। राइमर टीमन अभिक्रिया को समझाएं। सिंपल है, जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी मिश्रण जो भी, देखो फिनॉल ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो, अल्कोहलिक KOH ले लो, इस सभी का मिक्सचर ले लो, मिश्रण ले लो और उसके बाद उसको गर्म कर दो तो सैलिसिलडिहाइड बनता है, जिसे ही हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पर आपको OH लगा होता है, ठीक है। अभी बताते हैं, टेंशन नहीं है। ये भैया ये फिनॉल है, उसके बाद KOH ले लिया गया, ये अल्कोहलिक KOH, और उसके बाद ये है भैया हमारा क्या, ये है क्लोरोफॉर्म। ये तीनों का मिश्रण लिया और उसको गर्म कर दिया, इसको क्या किया, गर्म किया। तो जैसे ही गर्म किया तो यही है भैया सैलिसिलडिहाइड, और इसी को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर आपको क्या दिख रहा है, OH लगा है। तो इसको, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा और ये पैरा होता है, ये पता होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और प्लस में KCl और H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है।
12th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया को बताए। यानी क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना सकते हैं। तो यह है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन है और बेंजीन से आपको Cl लगा है तो क्लोरोबेंजीन हो गया। और इसका अभिक्रिया आप NaOH के साथ करवा दो। किसके साथ? NaOH के साथ। और उसके बाद इसको 623 यानी 627 केल्विन पर गर्म करो और 300 वायुमंडलीय दाब रखो। ठीक है, तो ये पहले कन्वर्ट होगा इसमें। ठीक है, ये फिनॉल नहीं भाई, फिनॉल नहीं है, ये आपको यहां पर बेंजीन है और इससे O निगेटिव और Na पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और इसको फिर से HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा फिनॉल। ये है भैया फिनॉल, फिनॉल इधर से होगा फिनॉल, फिनॉल। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत? तो ये भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। तो ये थे कुछ मोस्ट VBI क्वेश्चंस। अगर ये आप याद कर लेते हो तो भाई बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैं बोला ना लगभग 12-13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन करवाया ना, 12 क्वेश्चन करवाया, 12 में से 7 से 8 क्वेश्चन हूबहू इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको भाई साहब ये याद कर लेना है और बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के याद करना है। आपने जो प्रिपरेशन करी है वो तो करी है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन भी कर लेना। लो, आप अगर नहीं लिखे हैं तो मैं साइड हो लेता हूं, चलिए लिख लीजिए। चलिए भाई, चलिए, तो आपने इसको लिख लिए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से खोज के ये सारा क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है, बार बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए ताकि उनका भी भला हो पाए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।